अदिति 9वीं क्लास में पढ़ती थी। वो काफी मोटी थी। मूली के पराठे खा खा कर वो और भी ज्यादा मोटी हो गई थी। उसके मूली के पराठे खाने अदिति बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल की बस आती ही होगी। माँ आपने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। माँ आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद हैं। आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती? मैं स्कूल तभी जाऊंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे। अदिति बेटा अभी तो गर्मियों का मौसम है, मूली का सीजन तो ठंड में आता है। ठंड का मौसम आने दे, तुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अदिति उस दिन आलू के पराठे खाकर और वही लंच में लेकर स्कूल चली जाती है। लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है। अक्टूबर का महीना था। नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी, तब बाजार में मूली आ जाएगी और मम्मी मुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाएगी। अदिति दिन गिन रही थी और नवंबर का महीना शुरू हो गया था। अदिति एक दिन स्कूल बस से घर लौट रही थी, तभी उसने घर के पास देखा कि सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा था। उस दिन घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा है, चलो ना मूली खरीद लो। प्रीति बाहर जाकर देखती है तो सब्जी वाला मूली बेच रहा था। सब्जी वाले भैया मूली कैसे दिए? 60 रुपए किलो मैडम। इतना महंगा? बहन जी सीजन का नया मूली है, अभी अभी बाजार में आया है, महंगा तो होगा ही। भैया 50 रुपए किलो लगा दो। नहीं हो पाएगा बहन जी, इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है। सब्जी वाला जाने लगता है। अदिति जिद करने लगती है, माँ आपने कहा था कि ठंड के मौसम में आप मूली के पराठे बना कर दोगी, आपने मूली क्यों नहीं खरीदी? प्रीति को मूली खरीदनी पड़ती है। वो सब्जी वाले को रोकती है, भैया जरा रुको, 1 किलो मूली देते जाओ। ये लो बहन जी। सब्जी वाला 1 किलो मूली प्रीति को देता है। ये लो आपके 60 रुपए। मूली देखकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। उस रात डिनर में प्रीति मूली के पराठे बनाती है। अदिति ने 4 मूली के पराठे खा लिए। माँ मुझे एक और पराठा चाहिए। अदिति बेटा तूने 4 पराठे पहले ही खा लिए, जरा अपने वजन की ओर भी देख कितना ज्यादा है। इतने पराठे खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। ठीक है माँ, अभी मत दो, लेकिन कल सुबह नाश्ते में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ठीक है अदिति, कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दूंगी। दूसरे दिन भी प्रीति अदिति को नाश्ते में मूली के पराठे बना कर देती है। अदिति नाश्ते में भी मूली के 4 पराठे खा जाती है। अदिति तूने रात में भी मूली के 4 पराठे खाए थे और अभी नाश्ते में भी। बेटा इतना ज्यादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। माँ मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोक सकती। मूली के पराठे खाकर अदिति स्कूल चली जाती है, लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास टीचर उसे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाकर कहती है कि वो बच्चों को गणित का सवाल हल करके दिखाए। अदिति ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर ही रही थी कि उसने बहुत गंदी गैस छोड़ दी। मूली के पराठे खाने के कारण उसकी गैस से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी नाक बंद करके क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए। क्लास में हंगामा बच गया। अदिति ये सब क्या है? क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती? होती हूँ ना मैडम, वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाए थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाए। क्या? कल रात भी और आज सुबह भी? हाँ मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है। लेकिन अदिति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब भी मूली के पराठे खाने पर उतना ही जोर देती। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मूली खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म हो गई, सबके पराठे बनवा कर तूने खा लिए। अदिति के पिताजी वही सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। उन्होंने अदिति से कहा, क्या बात है अदिति, तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या? हाँ पापा। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 10 मिनट में मूली आ जाएगी। शेखर इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए हैं और आज सुबह नाश्ते में भी मूली खाकर स्कूल गई थी। आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं। रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है? खाने दो ना प्रीति, वैसे भी गर्मियों के मौसम में मूली कहाँ मिलती है, सिर्फ ठंड की ही तो बात है। थोड़ी देर में घर की घंटी। अदिति खुशी खुशी मूली रिसीव करती है और किचन में प्रीति को ला कर देती है। माँ ये लो मूली, आज रात में मूली के पराठे बनाना। प्रीति ने अपने मन में कहा, उफ ये मूली तो मुसीबत बन गई। प्रीति ने ना चाहते हुए और अदिति ने जमकर मूली के पराठे खाए। उसे मूली के पराठे बनाने के लिए कहती, प्रीति अदिति के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो,
अदिति को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलते, जिसे खा खा कर वो और ज्यादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी। स्कूल के बच्चे और टीचर सभी उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। अब तो ठंड और बढ़ गई थी। ऐसे में अदिति का मूली के पराठे खाना और भी बढ़ गया। प्रीति मूली के पराठे बनाकर और रोज रोज खाकर परेशान हो चुकी थी। एक बार की बात है, अदिति के स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला था। अदिति ने घर आकर शेखर को ये बात बताई। पिताजी, स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला है जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे। मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लूंगी। हाँ अदिति बेटा, तुम वार्षिक कार्यक्रम में जरूर भाग लेना। रोज डांस की प्रैक्टिस करोगी तो शायद तुम्हारा मोटापा भी थोड़ा कम हो जाएगा। अदिति ने वार्षिक कार्यक्रम में भाग तो ले लिया, लेकिन डांस की प्रैक्टिस कर और वो पहले से भी ज्यादा खाना खाने लगी। अब वो पहले से ज्यादा मूली के पराठे खाती। ओहो, मैं तो मूली खरीद खरीद कर थक गई हूँ। कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए। ऐसा बड़बड़ाते हुए प्रीति सब्जी वाले को रोकती है। सब्जी वाले भैया, रुकना जरा। बोलिए बहन जी, क्या दूं? मेथी का साग, बथुआ का साग, ताजे ताजे बैंगन या गाजर? अरे ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो मूली दे दो। रोज रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी? कभी कोई और सब्जी भी खाकर देखो। ठंड का मौसम है, इतनी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। प्रीति ठंडी सांस भरते हुए कहती है, हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे ही खाए जाते हैं। आप मुझे मूली ही दे दो। फिर 1 किलो मूली में क्या होगा? आप 2 किलो मूली ले लो, क्योंकि कल मैं सब्जी लेकर नहीं आऊँगा। सब्जी वाला प्रीति को 2 किलो मूली दे देता है। प्रीति मूली के पराठे बनाती है। माँ, कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है। आपको और पापा को स्कूल आना है। ये रहा पास। ठीक 11 बजे आप दोनों स्कूल आ जाना। ठीक है अदिति बेटा, मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएंगे। माँ, कल नाश्ते में मूली के पराठे बना देना और मुझे लंच में भी 4 मूली के पराठे दे देना। ठीक है। 4 मूली के पराठे खा लेती है और लंच में भी 4 मूली के पराठे लेकर जाती है। कार्यक्रम खत्म होने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। मैं लंच अभी ही कर लेती हूँ। और अदिति ने लंच में मिले मूली के पराठे खा लिए। अदिति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जब 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब अदिति अपने क्लास के बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसी बीच मूली के पराठों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अदिति गैस छोड़ने लगी। गैस की बदबू इतनी गंदी थी कि स्टेज पर नाच रहे दूसरे बच्चे स्टेज छोड़कर भागने लगे। सारे बच्चे स्टेज छोड़कर भाग गए और अदिति अकेली रह गई। इस तरह उसका डांस शो पूरा नहीं हो पाया। कार्यक्रम में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, स्कूली बच्चों के अभिभावक भी गैस की गंदी बदबू से अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। सभी एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। कार्यक्रम में आए अदिति के माता पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अदिति रोते हुए उनके पास आई। माँ, देखो ना, सभी लोग कार्यक्रम छोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं। अदिति बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है। ये सब उसी का नतीजा है। मूली के पराठे खा खा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देख ही लिया। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं खाऊंगी। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नंदू की उम्र 14 साल थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। इतनी सी उम्र में ही उसे रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करना पड़ता था। नंदू को पढ़ने का भी काफी शौक था। जिस होटल में वो काम करता था, उसका मालिक गणपत सेठ बहुत ही भला आदमी था। उसे पता था कि नंदू को पढ़ने का काफी शौक है, इसलिए वो उससे ज्यादा काम नहीं लेता था और उसे पढ़ने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 इंस्पेक्टर उस होटल में आए। उनमें से एक का नाम इंस्पेक्टर रावत और दूसरे का नाम इंस्पेक्टर शर्मा था। ओ सेठ, 2 कड़क मलाई वाली चाय भिजवाना। अभी भिजवाता हूँ साहब। सेठ नंदू को बुलाता है और उससे धीरे से कहता है, जा रसोई में जाकर इनके लिए बढ़िया चाय बना कर ला, जिसमें गाढ़ी मलाई हो, और इनसे पैसे नहीं लेना है, ठीक है? और सुन, सिर्फ चाय लेकर मत जाना, साथ में 2 बने मस्क और 2 खारे बिस्कुट भी लेते जाना। मगर इनकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? और तो और इनसे पैसे भी नहीं लेना है। अरे बेटा, इन पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी। इनसे जितनी बनाकर रखोगे उतना ही अच्छा है। बात नंदू की समझ में आ गई। उसने झटपट सेठ के कहे अनुसार सारा सामान एक ट्रे में सजाया और उसे लेकर उन दोनों इंस्पेक्टरों के पास पहुंचा। मगर यही बेचारे नंदू के पैर जरा से लड़खड़ा गए और चाय का कप उलटकर इंस्पेक्टर शर्मा की वर्दी पर जा गिरा।
शर्मा ने आव देखा न ताव तड़ाक से एक झन्नाटेदार थप्पड़ नंदू को रसीद कर दिया और कहा, अबे साले अंधा है क्या? खराब कर दी ना मेरी वर्दी। अब कैसे तेरा बाप साफ करेगा? नहीं साहब, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अबे साले, तूने क्या वर्दी को मजाक समझ रखा है? साले तू सारी जिंदगी भी काम करता रहेगा ना, तब भी इस वर्दी की कीमत नहीं चुका सकता। तभी गणपत सेठ वहाँ पर भागा भागा आता है और नंदू को बचाते हुए कहता है, नहीं साहब, मत मारो इस गरीब बच्चे को, गलती हो गई है इससे। अरे सेठ, ये कैसे कैसे लौंडे भर्ती कर रखे हैं तुमने? सालों से ठीक से एक कप चाय तक नहीं पकड़ा जाता। देखो, खराब कर दी ना मेरी वर्दी। सेठ ने जैसे तैसे करके उस समय नंदू को बचाया। उस दिन मार खाकर नंदू काफी देर तक सुबकता रहा। नंदू ऊपर से तो सुबक रहा था, मगर अंदर ही अंदर कहीं उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं ये वर्दी पहन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। नंदू जानता था कि वर्दी पहनने के लिए उसे पहले इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, नंदू भिड़ गया अपने सपनों को पूरा करने में। पूरी जी जान लगाकर उसने पहले 10वीं, फिर 12वीं और अंत में ग्रेजुएशन की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। और फिर देखते ही देखते उसने दरोगा की लिखित परीक्षा भी पास कर ली। अब बचा था सिर्फ फिटनेस टेस्ट। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब नंदू का फिटनेस टेस्ट भी होना था। उस दिन नंदू भी बाकी जवानों के साथ टेस्ट के लिए लाइन में खड़ा था। अन्य जवानों की तुलना में वो काफी कमजोर दिख रहा था। दरअसल लगातार पढ़ाई और फिर काम करने की वजह से नंदू कभी अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाया था, इसलिए उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी वहाँ जवानों की जांच करने वाला अफसर आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वो नंदू तक पहुँचा। क्यों जवान, नशा करते हो क्या? नहीं सर, मैं कोई नशा नहीं करता। तब तुम्हारे हाथ पाँव क्यों कांप रहे हैं? तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम दौड़ भाग पाओगे। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा और जरूर पास हो जाऊँगा। देखते हैं। उसके बाद दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। नंदू पूरे जी जान से दौड़ा, मगर कमजोर होने के कारण वो बाकियों से पिछड़ गया। इसके बाद ऊंची कूद में भी वो कुछ खास नहीं कर पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि नंदू का सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गया। चलो इस बार न सही, अगले बार तो जरूर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। मगर अगले साल भी नतीजा वही हुआ। दोनों बार असफल होकर नंदू बुरी तरह टूट गया। अब उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही किसी काम में। उसकी ये हालत देखकर गणपत सेठ उसके पास आया। अरे क्या हुआ नंदू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? न तो तू ढंग से खाता पीता है और न ही कोई काम करता है। नंदू ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। अरे बस इतनी सी बात में तू उदास हो गया? अरे जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है बेटा। मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। फिर गणपत सेठ नंदू को किस्सा सुनाने लगता है। एक बार गणपत सेठ होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक महिला आकर खाना पैक करवाती है। उस महिला के साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। सेठ काउंटर पर रखी टॉफी का डिब्बा खोलता है और प्यार से उस बच्चे की तरफ बढ़ाकर कहता है, लो बेटा टॉफी ले लो। मगर बच्चा शर्माते हुए टॉफी लेने से मना कर देता है। तब सेठ हंसते हुए अपने ही हाथों से ढेर सारी टॉफी निकालकर उस बच्चे को देता है। बच्चा इस बार बिना शर्माए उससे टॉफी ले लेता है। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी तरफ टॉफी का डिब्बा बढ़ाया था तब तुमने टॉफी नहीं ली थी, मगर जब उन्होंने खुद दी तो तुमने ले ली। इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफी निकालता तो सिर्फ 2-4 ही निकाल पाता, मगर अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए देखो उनके देने से मुझे कितनी सारी टॉफियाँ मिल गयी। ये किस्सा सुनाकर सेठ नंदू से पूछता है, कुछ समझे नंदू? नंदू ने ना में सिर हिलाया। इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि इस जिंदगी में हम भी अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफल होकर निराश हो जाते हैं। क्या पता भगवान हमें अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देने वाला हो। इसलिए तू चिंता मत कर, ऊपर वाले ने तेरे नसीब में भी कोई बड़ी सौगात लिख रखी होगी। इसलिए तू चिंता मत कर और मेहनत कर। पुलिस विभाग के ऊंचे ओहदों के लिए दमखम की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। देखना तो दरोगा नहीं, उससे भी बड़ा अफसर बनेगा। बात नंदू के पल्ले पड़ गई। उसने फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। कौन? अरे नया एसपी आज यहाँ मुआयने पर आने वाला है, नंद किशोर मिश्र। अरे बाप रे, अरे तब तो जल्दी करना होगा भाई। और फिर उस पूरी चौकी की सफाई की जाती है। सही समय पर एसपी की गाड़ी वहाँ रुकती है और उससे निकलकर नया एसपी चौकी के अंदर आता है। ये नया एसपी कोई और नहीं नंदू था, जो आज आईपीएस नंद किशोर मिश्रा बन चुका था। उसने रावत और शर्मा को देखते ही पहचान लिया।
सारी जांच और मुआयना करने के बाद वो रावत और शर्मा से पूछता है, और शर्मा जी, अब तो किसी बच्चे ने आपकी कीमती वर्दी पर चाय नहीं उड़ेल दी? रावत और शर्मा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई सालों पहले होटल में घटी घटना याद आ गई। आपको कैसे पता सर? वो लड़का जिसने शर्मा जी की कीमती वर्दी पर चाय गिरा दी थी, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। अब शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि मैं आपकी वर्दी को साफ कर सकूं, है ना? शर्मा और रावत की हालत खराब हो गई। सर हमें माफ कर दीजिए सर। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने से छोटे ओहदे वालों की इज्जत नहीं करता। लेकिन जो गलती आपसे हुई है उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए, आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का खाना खाया है उसका सारा बिल भरिए। अब जाइए। इतना कहकर नंदू वहाँ से निकल गया और दोनों इंस्पेक्टर ठगी से उसे